सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की, और अगर हम बात करें तो ये है हमारा 75 स्मार्ट चैलेंज। और 75 स्मार्ट चैलेंज में हम लोग डे 14 में, मतलब कि हम 14 दिन कंप्लीट कर लिए। और जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से आज तक का दिन चैलेंज के रूप में लेकर चला होगा, बाबू उन लोग का हर एक जो भी चीजें हैं, टॉपिक और चैप्टर एकदम स्मूथ हो गया होगा। अब जो चीजें पढ़नी है वो हमको मेजरली देखना है कि बोर्ड के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स मतलब रासायनिक बलगतिकी में कुछ बातें हमने आपको करा दिया था, जो कि हमने कराया था रेट ऑफ रिएक्शंस, और हमने करा दिया था ऑर्डर कोटि। मॉलिक्यूलरिटी भी हमने पढ़ा दिया था। जैसे अगर बात करें कि हमने कहा था कि अभिक्रिया की कोटि, अगर हम समझाएं कि एक बार और कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो हम कहेंगे दर नियम व्यंजक जो हम लिखते हैं, उस दर नियम व्यंजक पे जो अभिकारक या लिखा जा रहा है, जो दर नियम व्यंजक जो हम लिखते हैं, उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब कि अभिकारक की सांद्रता का जो घातांक होता है, उसी घातांक का योग, टोटल जितना योग होता है, वही उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बेसिकली इस बात को हमने समझा था। हमने कहा था कि इस प्रकार अगर अभिक्रिया देखी जाए तो कई अभिक्रियाएं देखी थी हमने, और कई अभिक्रिया के अनुरूप हमने बताया था उसमें कौन कौन सी कोटि देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है कि SO2Cl2 को जब हम रिएक्ट कराए तो SO2Cl2 प्राप्त हुआ। और इस रिएक्शन का अगर हमको ऑर्डर देखा जाए तो इस रिएक्शन का हमने जो ऑर्डर देखा तो ऑर्डर हमको 1 मिला। और इस प्रकार जब 1 ऑर्डर मिला तो हमने कहा कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या है बाबू? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो जहां हमको 1 ऑर्डर देखने को मिल गया, हमने क्या बोला डायरेक्टली कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। वहीं अगर हम बात करें कि हमने आगे जो एक और रिएक्शन लिया, और उस रिएक्शन हमने लिया है 2NO2 गिव्स N2 प्लस 2O2। और इस रिएक्शन में हमने कहा क्या कि हमको कोई भी अभिक्रिया दे दी जाए और उस अभिक्रिया का अगर कोटि पूछा जा रहा है, ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो हम सबसे पहले उस अभिक्रिया का दर नियम व्यंजक ज्ञात करेंगे। दर नियम व्यंजक जब ज्ञात करेंगे तो दर नियम व्यंजक लिखते वक्त हमको डील करना होता है अभिकारक की सांद्रता से। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं तो जितना होता है उसके पावर ले जाते हैं, जब नहीं होता है पावर तो 1 होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि यहां पर 2NO2 है तो आगे जो 2 है वो घातांक में चला गया, और वही घातांक अगर 2 या 2 से अधिक है या कम है तो वो घातांक जो है वही घातांक कहलाता है कोटि। लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए तो एक और चीज हमने बोला था कि आणविकता क्या होती है। तो हमने कहा था कि आणविकता सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया की लिखी जाती है, और प्राथमिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक पार्टिसिपेट करते हैं उन सारे अभिकारक के अणुओं का योग, या हम बोले कि उन सारे अभिकारक का योग क्या कहलाता है? आणविकता कहलाता है। अगर यहीं पे बात की जाए तो इस प्रकार हमने रिएक्शन के आधार पर हमने देख लिया था तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इससे ज्यादा कोटि की अभिक्रिया नहीं देखी जा सकती। रीजन ये है रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाता। आप पढ़े होंगे कि रिएक्शन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 3, मतलब कि मिनिमम अगर हम बात करें कि मिनिमम और मैक्सिमम एक पॉइंट है, एक लिमिटेड पॉइंट है जहां पे हम 3 तृतीय कोटि की अभिक्रिया या 3 रिएक्टेंट लेके क्रिया कराने पर संभवतः रिएक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस प्रकार तृतीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए कैसे कोटि ज्ञात करेंगे, इस बात को हमने देख लिया। ठीक है, और साथ में इसकी आणविकता भी हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमको बात करना है बाबू शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया? तो अगर हम बात करें तो हम कहेंगे वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग स्थिर रहता है, मतलब कि अभिक्रिया का वेग क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट एग्जांपल दैट कि यहां पर हम लोग अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हम बात करें कि अमोनिया गैस, नोट द पॉइंट बाबू कि अमोनिया गैस का गोल्ड और प्लेटिनम आदि धातु की तली पर जब विघटन होता है तो ऐसे में ये अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कारण क्या है कि जो यहां पर रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्टेंट इनविजिबल हो जाते हैं, मतलब कि जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। इस प्रकार अगर इनका हम दर नियम व्यंजक लिखें तो R = KNH3, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसके पावर हमको जो 2 लिखना चाहिए, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे 0। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बात कर रहे हैं हम कि ये रिएक्टेंट इनविजिबल रहता है जब यदि ये गोल्ड और प्लेटिनम आदि धातुओं के तली पर अगर ये रिएक्शन या ये विघटन हो रहा हो तो इनविजिबल रहता है। इनविजिबल में यहां पर हमने बात किया कि वेग क्या रहेगा, स्थिर रहता है। तो जब वेग स्थिर रहेगा तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये तो हमारा हो गया अमोनिया के लिए। आपसे कोई पूछ देगा तो एक एग्जांपल हम अमोनिया वाला दे देंगे कि यदि अमोनिया का रिएक्शन या बोला जाए कि ये गैस है, ये तो आपको याद ही रहेगा कि अमोनिया गैस है, ये N2 भी गैस ही बनेगा और H2 भी गैस ही बनेगा। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोई एक शून्य कोटि की अभिक्रिया बताओ तो आप कहोगे अमोनिया गैस की अभिक्रिया अगर गोल्ड प्लेटिनम आदि धातु की तल पर विघटन कराई जाए तो ऐसी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। जी हाँ, समझ में आ रही है बातें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहीं पर एक छोटी सी बात और हमने लिख रखा है, वो है सूर्य के प्रकाश में H2 देखिए, सूर्य के प्रकाश में H2 और Cl2 द्वारा HCl का निर्माण, जब सूर्य की प्रकाश में H2 और Cl2 की क्रिया कराते हैं तो HCl का निर्माण होता है। और ये HCl का जो निर्माण हो रहा है यहां पर भी रिएक्टेंट क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। जब इनविजिबल हो जाएगा, रिएक्टेंट दिखाई नहीं देगा, या फिर अगर हम कहेंगे कि यहां पर वेग जो रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, इस कंडीशन में यहां पर हमारा जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। हमने नोट पॉइंट में लिखा भी है बाबू कि इनविजिबल रिएक्टेंट की कोटि शून्य होती है। याद रखिएगा कि अगर कोई कह दे कि वहां पर रिएक्टेंट इनविजिबल है तो वहां पर हम बोलेंगे कि वहां पर जो कि कोटि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहीं पर एक छोटा सा और टॉपिक है कि जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, छद्म कोट या असत्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या बोले छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको बोलते हैं। हमने कहा ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 1 तथा आणविकता 1 से ज्यादा हो। ध्यान रखिएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो अभिक्रिया हैं या वो रिएक्शन कहलाएंगे जिसमें अभिक्रिया की कोटि 1 हो जबकि आणविकता 1 से ज्यादा हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। मतलब कोटि के आधार पर उन्हें बोलेंगे हम छद्म कोटि की अभिक्रिया या फिर हम बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखो यहां पर रिएक्शन कराया एस्टर का CH3C11OOR या हम बोले RC11OOR, तो हम जानते हैं यहां पर एसिटिक एसिड और एथेनॉल बन गया है। खैर ये तो हमारा प्रोडक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं होता है। कोटि में कोट डील विथ ओनली एंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर दर नियम व्यंजक वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की लिखी जाती है, या बोल सकते हो एक लाइन में कि सिर्फ रिएक्टेंट की लिखी जाती है। तो यहां पर यदि अगर हम कहें कि इस समीकरण का यदि हम दर नियम व्यंजक लिखें तो R = K CH3COO और यहां पर H2O। जो H2O है हम जानते हैं कि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। क्या है, न्यूट्रल। दैट्स वाई इसकी जो कोटि होती है, इसकी कोई कोटि नहीं होती है, अर्थात इसको कोटि में नहीं गिनते, जबकि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बेटा होती है, मतलब इसको आणविकता में गिनेंगे लेकिन इसकी कोई कोटि नहीं होती है। न्यूट्रल कंपाउंड की या H2O एक न्यूट्रल यौगिक होने की वजह से जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इसकी कोटि नहीं लिखी जाती। नोट द पॉइंट। देन अब इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या हो जाएगा वो देखा जाए कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो ये देखो, जब ये न्यूट्रल हो गया तो ये शून्य हो गया, तो
ऑर्डर सिर्फ क्या हो जाएगा, एक। क्या हो जाएगा, एक। कोटि कितनी हो गई, एक। तो यहां पर हमने देखा कि ऑर्डर एक हो गया और मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ रही है बाबू, मॉलिक्यूलरिटी आएगी, हमने कहा कि आणविकता जो है वो H2O की लिखी जाएगी परंतु कोटि नहीं लिखी जाती है, बिकॉज दैट कि यहां पर न्यूट्रल कंपाउंड है ये, तो इसकी कोटि तो हम नहीं लिखेंगे परंतु आणविकता लिखेंगे। तो आणविकता जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, एक CH3 COO C2H5 के लिए एक हो जाएगा इसका आणविकता, और H2O की एक, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन क्या बोला गया है एक बार और देख लिया जाए। तो हमने कहा ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक, या ऐसा बोला कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, रेट या बोले ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड उसकी मॉलिक्यूलरिटी मतलब उसकी कोटि एक और आणविकता एक से ज्यादा हो जाए। तो क्या ये देखने को मिल रहा है कि यहां पर आणविकता बाबू 2 हो गई परंतु कोटि एक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, छद्म कोटि की अभिक्रिया, या इसी को बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आप बता ले जाओगे, अगर बोर्ड में ये रिएक्शन आता है लिखने के लिए तो क्या आप लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मानूं कि मेरा बच्चा लिख ले जाएगा, ठीक है, थैंक यू। अगर आप लिख पा रहे हो तो बेहतरीन है, इससे बेहतरीन हम आपके लिए क्या ही बोल सकते हैं। अब आप देखें कि आणविकता तथा कोटि में अंतर, समझिएगा, आणविकता तथा कोटि में अंतर जब लिखेंगे तो आणविकता के लिए सबसे पहली बात बोली जाएगी कि एक सैद्धांतिक राशि है। क्या है ये, सैद्धांतिक राशि है। जबकि यहीं पर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कोटि क्या है, प्रयोगात्मक राशि। क्या है, प्रयोगात्मक राशि है। ये क्या है, सैद्धांतिक राशि है आणविकता, जबकि कोटि क्या है, प्रयोगात्मक राशि है। अगर हम बात करें बाबू यहीं पर कि ध्यान रखिए, यहां पर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमसे आपसे कह दें कि आणविकता क्या हो सकती है, तो आणविकता शून्य कभी होगी क्या, नहीं, यह शून्य और भिन्न नहीं हो सकती, ना ही ये शून्य होगी और ना ही ये भिन्न होगी। लेकिन बात की जाए कि क्या कोटि शून्य या भिन्न हो सकती है क्या, तो हम कहेंगे कोटि शून्य हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1.5 हो सकती है। कोटि भिन्नता हो सकती है कोटि में, लेकिन आणविकता में नहीं होती। अब यहीं पर बात की जाए कि आणविकता कौन सी अभिक्रिया के लिए लिखेंगे, तो आणविकता सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए लिखी जाती है। मतलब कौन सी अभिक्रिया, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है बाबू, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमेशा हम आणविकता लिख लेंगे, लेकिन क्या जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता लिख पाएंगे क्या? यदि आपको यह बात समझ में आ रही है कि जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता नहीं लिखेंगे तो आप लिखिए कि नो सर। अगर आपको समझ में आ रहा है कि जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता लिखी जा सकती है तो आपको पुनः लेक्चर देखना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट आपको देखना चाहिए, जहां पे हमने आणविकता पढ़ाया था और हमने कहा था जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता नहीं लिखी जा सकती। नोट द पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर कोटि के लिए कि क्या कोटि सभी अभिक्रियाओं के लिए कोटि हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल, प्राथमिक अभिक्रिया के लिए भी कोट हम लिखते हैं और जटिल अभिक्रिया के लिए भी कोटि लिखते हैं। हमने लिखा भी है इसका प्रथम लेक्चर में, तो आप बढ़िया से लेक्चर्स को कवर करिए ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा छोटे टॉपिक में बात करने वाले हैं, परंतु आपको जहां भी आपने नोट्स बना रखा होगा विधिवत तरीके से पढ़ना, ये पूछा जाएगा। और कोटि आणविकता के साथ साथ ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक कौन सी है? टॉपिक ये है बाबू कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहली बात जो अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है बाबू? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि अभिकारक की सांद्रता। दूसरा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि उत्पाद की सांद्रता। कौन सी है? उत्पाद की सांद्रता। नेक्स्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज द कैटलिस्ट एंड लास्ट वन इज द सरफेस एरिया।
मतलब कि यहां पर हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम कहेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहली बात कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम बेहतरीन बात करने वाले हैं समाकलित वेग समीकरण। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे समाकलित वेग समीकरण। किसका? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मिलते हैं, पढ़ते रहिए और एक एक लेक्चर को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखने के साथ साथ आप जो भी टॉपिकल चीज हम उसमें कवर कर रहे हैं उसको समझिए। नहीं समझ आ रहा है फिर से रिवाइज करिए और बेहतरीन आप जो भी जितना कर रहे हैं उसको बेहतरीन से बेहतरीन करने के लिए प्रेरित होइए। सो थैंक यू बियर्सियंस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।